नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में अनुच्छेद 18 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित जो भी कानून है उसको हम पढ़ चुके हैं। संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसकी और संविधान में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो संविधान में एक चीज़ हम लोग और जो है बताना चाह रहे हैं कि संविधान का जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका क्या है कि इसको हम लोग कई बार लिखें, ठीक है ना। इसको नोट करेंगे जितना उतना आसानी से ये चीज़ें प्राविधान याद होंगे। क्योंकि संविधान में सबसे कठिन प्रक्रिया क्या होती है? शब्दावली। संविधान की शब्दावली इतनी कठिन है कि जो है उसको डिफाइन करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसको नोट किया करिए, और नोट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये बेहतर तरीके से याद होगा और आगे चल के ये काम भी आएगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे प्रक्रियाएं नोट की जाती हैं ना, तो नोट करने पे क्या होता है कि वो कई चीज़ें विजुअल दिमाग में बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो जल्दी भूलता नहीं है, दिमाग से आपके जल्दी डिलीट नहीं होता है। तो हम लोग जो है जैसे ये क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए, बढ़िया सा नोट्स एकदम फर्स्ट क्लास, जो कि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए काम आए। तो ऐसा हम चाहते हैं। आप लोग फिर देखिए, इसमें जो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत हम लोग उपाधियों का अंत पढ़ चुके थे। तो 19 में जो स्वतंत्रताएं थी वो भी पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है 19 में जो है कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे टेलीफोन टेप करना। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या था? टेलीफोन टेप करना, टेलीफोन टेप करना या रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, टेलीफोन टेप करना या रिकॉर्ड करना, ये क्या है? असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसने जो है एक शब्द और जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने शब्द क्या जोड़ा कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा लोकहित में, लोकहित एवं अखंडता के आधार पर टेलीफोन क्या है? टेप किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें गाइडलाइंस दी, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसने कहा कि टेलीफोन टेप करना यानी आम जो है व्यवहार में अगर टेलीफोन किसी का टेप किया जाता है तो उसके व्यक्तिगत जो है अधिकार का, यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। लेकिन राज्य की सुरक्षा, लोकहित तथा अखंडता के आधार पर अगर किसी का फोन टेप किया जाता है, ऐसी कोई चर्चा जो राज्य की सुरक्षा से संबंधित है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए जो है वो संकट उत्पन्न करती है और जनता के हित में नहीं है, ऐसा कोई चर्चा, तो उस फोन को जो है वो राज्य टेप करवा सकता है। ये टेप करवाना क्या होगा? रिकॉर्ड करवाना, वो जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन नहीं होगा। तो यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के अंतर्गत राज्य जो चाहे वो इस आधार पर जो है किसी का भी फोन जो है रिकॉर्ड करवा सकती है। और इसका जो है जो मतलब इसका निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें था क्या नाम है? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये केस था 1978 का। इसमें जो है
1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1977 होगा शायद, 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सारी प्रावधान, इसमें सारे प्रावधान किए गए। अब इसमें जो है और एक चीज, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम जो था 2005 का, सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब इसमें अर्थ क्या है, सूचना अधिकार अधिनियम है क्या। सूचना अधिकार अधिनियम जो है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, इसमें क्या कहा गया है, सूचना के अधिकार का क्या अर्थ है। सूचना का अधिकार मतलब जो है कोई भी ऐसा कोई लोक अधिकारी जो भी सूचनाएं सामान्य जनता के लिए आवश्यक हैं, यानी जो भी अनिवार्य सूचनाएं हैं, लोक अधिकारी के लिए क्या है, लोक अधिकारी के लिए अनिवार्य सूचनाएं, अनिवार्य सूचनाएं जनता को उपलब्ध कराए, जनता को उपलब्ध कराए। ये जो है इसका लोक अधिकारी का दायित्व होगा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई सूचना, ऐसी सूचना मांगी जाती है जो कि अनिवार्य है, तो लोक अधिकारी का दायित्व है कि ऐसी अनिवार्य सूचनाओं को जनता को उपलब्ध कराए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है कि अपराधों के संबंध में, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में उसको जो है वरीयता यानी छूट दी जाए, ऐसा जो है अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी किसी को भी अपने खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठा करने या फिर अपने खिलाफ जो है उसको गवाही देने का कोई जो है इस पर उससे उसको संरक्षण दिया गया है। अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं के खिलाफ साक्षी नहीं हो सकता है, यानी वह स्वयं के खिलाफ ऐसा कोई दबाव उसके ऊपर नहीं बनाया जा सकता कि वो स्वयं के खिलाफ कोई गवाही दे या किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करे। ऐसा जो है अनुच्छेद 20 में कहा गया है। तो इसमें जो है क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि वो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे दोषी या अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया हो। जैसे किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसे अपराधी न घोषित किया जाए,
यानी ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपराधी घोषित किया गया है, घोषित तब तक नहीं किया जा सकता उसको, यानी उसके ऊपर चार्ज तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। ये जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये सारे प्रावधान है। और इसमें एक चीज और है, जैसे ये जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है, ये व्यवस्था जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा दी गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो है प्रक्रिया क्या की गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये प्रक्रिया दी गई 1978 में। अब इसमें एक चीज और है कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है, जो कि एक ही तरह का अपराध कई बार किया है, तो उसे सिर्फ एक बार के लिए दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 4 मर्डर करता है तो उसको 4 मर्डर के जो है एवज में उसको 20 चौक 80 साल की सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको जो अपराध उसका हुआ है वो 302 का अपराध हुआ है, 302 के अंतर्गत एक अभियोग चलाया जाएगा और उसी के अंतर्गत उसे अभियोजित करके जो भी सजाएं होंगी उसी जो है 302 धारा के अंतर्गत उसकी जो है सजा मुकर्रर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई जो है एक ही तरह का कई सारा अपराध करता है तो उसके लिए ढेर सारी सजा जो है कई तरह के किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है सिर्फ एक सजा मुकर्रर होगी। और ये जो है, ये जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 20 तथा 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, यानी ये जो है आपातकाल में भी किसी भी, यानी सभी नागरिकों तथा व्यक्तियों, यानी सभी व्यक्ति को जो है ये अधिकार मिले हुए होते हैं। ये किसी भी जो है नागरिक के लिए या किसी भारतीय विशेष के लिए ये प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान जो है सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे वो भारत में किसी भी प्रकार से रह रहा हो, सभी को ऐसा जो है छूट प्राप्त है। और अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। ये जो है आपातकाल में भी ऐसी सुविधाएं जो है वो व्यक्ति को मिलती रहती हैं। ये सारी चीजें हो गई अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 21 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 21 में जो है वो क्या है कि इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो दिया गया है वो दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्ति को जो है अपने जो है देह की स्वतंत्रता जो है, प्राणों की स्वतंत्रता और आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र है। यानी व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने देह की रक्षा के लिए जो है वो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वो क्या आएगा, ये अधिकार जो है नागरिकों को और नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ये नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। और इसके अंतर्गत क्या है कि जीवन जीने का अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के जो है प्राणों की रक्षा क्या है वो ये करता है। और इसके अंतर्गत ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राणों का हरण जो किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि किसी को मृत्यु दंड अगर दिया जाता है और जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आकर ही ऐसा किया जा सकता है। यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार से जो वंचित किया जा सकता है, इसमें क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत अब इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी को जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। किस प्रकार से, वो जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, यानी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार ही किसी को जो है जीवन जीने के अधिकार से, यानी किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी को दिया जाता है। देह और जो इसमें कॉन्सेप्ट एक आया था कि देह की सुरक्षा, यानी अपने स्वयं के देह की सुरक्षा, यानी देह या शरीर की सुरक्षा, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था ये क्या था 1960 के पूर्व का दृष्टिकोण ये जो है दृष्टिकोण 1960 पूर्व के पहले का था। और 1960 पूर्व में क्या था, इसके पहले जो है इसमें 1960 में जो है एक केस आया था गोपालन बनाम राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार। एक गोपालन वर्सेस भारत सरकार 1950 का केस था। तो इसमें क्या कहा गया, 1950 गोपालन वर्सेस भारत सरकार, इसके केस में क्या हुआ, इसमें जो है जो व्यवस्था दी गई वो व्यवस्था क्या थी कि जो देह और शरीर के अनुसार सुरक्षा की बात 1960 के पूर्व की जाती थी, 1960 में इसे क्या किया गया कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, यानी इसको जो है मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार इसके अंतर्गत रखा गया। यानी गोपालन के केस में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मानव गरिमा के अनुसार जो है वो जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी गरिमा के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। अब इसमें एक चीज और ऐड किया गया सन 2000 में, इसमें जो है जो निःशुल्क खाद्य पदार्थों का वितरण है, जैसे उसके अंतर्गत क्या आता है कि ये जो अंत्योदय कार्ड और ये सारी चीजें जारी की जाती हैं, निःशुल्क खाद्य पदार्थों का वितरण, ये जो है कब से लागू हुआ, 2000 से। इसमें 2000 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार क्या हुआ कि निःशुल्क खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, पर्याप्त आहार
पर्याप्त आहार, कपड़े, पर्याप्त आहार, कपड़े, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके अंतर्गत जो है ये 4-5 चीजें इकट्ठा की गई कि निःशुल्क खाद्य पदार्थों के वितरण में जो है सन 2000 में जो व्यवस्था की गई उसमें किया गया पर्याप्त आहार, यानी व्यक्ति को जो एक जीवन जीने के लिए जो है आहार की आवश्यकता होती, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा और उसको कम से कम अपने जो है शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की व्यवस्था करेगा, रहने के लिए मकान की व्यवस्था करेगा, उसके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा और उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा राज्य का दायित्व होगा कि उसे ये मूलभूत चीजें जो आहार, कपड़े, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा है, ये राज्य सरकार का दायित्व होगा कि किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराए, क्योंकि वो उसका जो है मूलभूत अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है। तो उसके अंतर्गत फिर अगले आता है जीविका का अधिकार, इसी में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एक है जीविका का अधिकार। जीविका का अधिकार, जीविका के अधिकार के अंतर्गत क्या है कि जो है किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है, यानी न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपनी जीविका के लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो है वो पाने का अधिकार है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो उसके लिए भी जो है राज्य जिम्मेदार है, यानी सरकार जिम्मेदार है। इसमें जो है और भी चीजें हैं, ये हो गया जीविका का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए उसको जो न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता होती है, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, यानी राज्य सरकार का जो है ये दायित्व है और नागरिकों का अधिकार है कि वो इसकी मांग कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आता है विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार, इसमें जो है एक केस हुआ था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस केस में जो है क्या हुआ था कि विदेश जाने के अधिकार को जो है लोगों को दिया गया। अगला है प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार। जीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को जो है वो प्रदूषण रहित, यानी जो प्रदूषित शहर हैं वहां पर प्रदूषण कम किए जाए और किसी भी व्यक्ति को एक स्वच्छ वातावरण में सांस लेने की, स्वच्छ वातावरण में जीने की व्यवस्था राज्य सरकार करे, ऐसा इसमें कहा गया है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है यह अधिकार होगा कि वो राज्य से जो है यानी सरकार से स्वच्छ वातावरण की मांग कर सकता है, यानी वातावरण की स्वच्छता के लिए वो ऐसी मांग कर सकता है। इसमें एक और भी है एकांतता का अधिकार। एकांतता यानी किसी को भी जो है तन्हाई सेल या कुछ ऐसा कुछ है तो उसमें नहीं रखा जा सकता, यानी किसी को जो है उसकी स्वतंत्रता के अनुसार एकांतता में रखा जा सकता है, अन्यथा उसे जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जा सकती है। एकांतता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति जब चाहे तो वो एकांत में रह सकता है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसमें जो केस आया था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इस मैटर में जो है क्या कहा गया
कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो एकांतता के लिए जो है वो बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो इसकी अगर इच्छा चाहेगी तो वो जिस तरह चाहे वो रह सकता है, यानी एकांत उसको छोड़ा जा सकता है। महिला कामगारों की बात करेंगे, इसमें राजस्थान इसी विशाखा गाइडलाइंस में एक चीज और थी कि महिला कामगार चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। महिला कामगारों के साथ, महिला कामगारों के साथ सरकारी या प्राइवेट, सरकारी अथवा प्राइवेट जो भी हो, महिला कामगारों के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार ये क्या है? अभद्र व्यवहार क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, ऐसा जो है विशाखा गाइडलाइंस में कहा गया है। तो इसमें जो है शिक्षा का अधिकार, एक चीज है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार जो है इसमें एक चीजें हम बता देते हैं। शिक्षा के अधिकार में दरअसल मौलिक कर्तव्य और नीति निषेधक तत्व, तो इधर मूल अधिकार, तीन चीजों में जो है तीन जगह पर शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। तो उसको हम यहीं पर इकट्ठा करके बता देंगे ताकि जो है जगह जगह इसका विस्तार ना हो, ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि इसको हम नीति निषेधक तत्व में भी पढ़ाएंगे, मौलिक कर्तव्य में भी पढ़ाएंगे और यहाँ पर भी पढ़ाएंगे। उन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उसके बारे में जो है हम यहीं पे चर्चा कर लेंगे, तो जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें जो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि निजता का अधिकार क्या है। निजता के अधिकार के अंतर्गत क्या चीजें हैं? तो निजता के अधिकार के अंतर्गत जो आधार वाला मैटर है, यानी आधार से संबंधित जो पिटीशन दायर किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? निजता का अधिकार, इसमें क्या कहा कि आधार जो है, आधार जो है, आधार क्या है? वो निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। ये आधार उल्लंघन नहीं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आधार की जो सूचनाएं होंगी वो किसी भी प्रकार से लीक नहीं की जा सकती है। और इसको जो है निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, और इसमें बताया कि जो है ये आधार जो है ये किसी भी प्रकार से इसके डाटा को लीक नहीं होना चाहिए। ये निजता के अधिकार का मैटर है। इसमें जो है 24 अगस्त 2017 का ये मैटर है। इसमें जो है कहा गया कि जो है किसी भी प्रकार से जो है ये निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है 9 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी। संविधान पीठ के माध्यम से जो है ये निर्णय दिया गया 24 अगस्त 2017 को। अब इसमें जो है इच्छा मृत्यु की जो अधिकार है, इच्छा मृत्यु का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, इसके अंतर्गत जो है इच्छा मृत्यु के अधिकार के अंतर्गत एक आप लोग मैटर सुने रहे होंगे, केम अस्पताल की जो एक नर्स थी उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ था। उसी मैटर को लेकर के जो है सरकार ने इच्छा मृत्यु की जो है गाइडलाइंस जारी की। जो गंभीर बीमारी से, जो व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ग्रसित जो लाइलाज है, जो क्या है, लाइलाज है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जो लाइलाज है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है इच्छा मृत्यु के अधिकार जो है दिया जा सकता है। यानी ऐसी व्यक्ति अपनी जो है इच्छा से मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर सकता है, यानी सरकार से गुहार कर सकता है। ये मैटर आया था वही केम वाले नर्स वाले मैटर में। उसमें क्या हुआ कि उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उस दुष्कर्म के बाद वो कोमा में चली गई। लगभग 30 सालों तक उसी हॉस्पिटल के एक कमरे में जो है कोमा में बंद पड़ी रही।
उसकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई थी। और बाद में जब वो एक्सपायर की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है पिटीशन दायर करने के बाद संज्ञान लिया और इस मैटर को दिया कि इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लंघन नहीं करता है। ये हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसमें जो है ये सारी चीजें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आई हैं। और इसमें जो है चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार जो है इसी के अंतर्गत है, यानी चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार ये जो है इसी के अंतर्गत है। और इसमें जो हम लोग शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे थे, तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो है इसमें जो दिया गया है वो क्या है कि जैसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्या है कि 19 जो है 21 का के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का इसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो है बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष का है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। यानी सरकार का यह दायित्व होगा कि जो है वो क्या करे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। अब इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी। इसका संशोधन क्या है, 86वां संशोधन, संविधान संशोधन 2002। इसमें जो है 2002 का मैटर है, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। अब इसमें जो मूल कर्तव्य में जो दिया गया है, कर्तव्य में शिक्षा के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। इसमें जो है अंतर क्या है, इसमें अंतर है कि राज्य सरकार यानी सरकार करेगी शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनके माता पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर व्यवस्था माता पिता या संरक्षक द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर सरकार का दायित्व है, यहाँ पर जो है माता पिता और उसके संरक्षक का कर्तव्य निहित है। और इसमें जो मौलिक कर्तव्य में जो दिया गया है वो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व में जो दिया गया है, इसमें नीति निर्देशक तत्व में जो इसमें कहा गया है, ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करने का प्रयास सरकार करेगी। यानी ये सरकार के ऊपर जो है दबाव नहीं है, वो ऐसा चाहे तो इस तरह की व्यवस्था करेगी। यानी ये राज्य सरकार का जो है कर्तव्य है, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, ये माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है, और ये राज्य सरकार का जो है राज्य सरकार का दायित्व है, यानी आप लोगों के अधिकार हैं। इस तरह से इसमें जो है डिफाइन किया गया है, अंतर किया गया है।
तो आज के लिए जो है इतना ही, अगली क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। नमस्कार।